और एपिक सिमिली को ये लॉन्ग टेल्ड सिमिली भी कहा जाता है। और एपिक सिमिली का प्रयोग मिल्टन ने अपने एपिक पैराडाइज लॉस्ट में काफी प्रयोग किया है। उन्होंने सैटर्न की शील्ड का कंपेयर मून से कराया है, और जो वहां के जो फॉलन एंजल्स होते हैं उनका कंपेयर बी के फॉर्म से कराया है। और जो उनका जो फेस होता है, सैटर्न के फेस का कंपेयर उन्होंने सूर्य से कराया, सन से कराया हुआ है। बहुत अच्छा, कोशिश अच्छी की आपने, है ना। तो इपिक सिमिली में बहुत ही, देखिए सिमिली आपने पढ़ा है, इपिक सिमिली बस उसके आगे का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हम उसको जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, लिख लीजिए जल्दी से, एक हेडिंग डाल लीजिए, इपिक सिमिली और द होमेरिक सिमिली। थोड़ा जल्दी करेंगे, नोट करते जाएं आप लोग, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, लेकिन डेफिनीशन जरूर नोट कर लें ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो। लिख लिया सभी ने? लिखिए, एन इपिक सिमिली इज more than just a clear statement of similarity, between two different things। तो मतलब यहां सिर्फ सिमिलैरिटी की बात नहीं होती है, उससे आगे हम बढ़ते हैं। A detailed and very elaborate comparison, फुल स्टॉप के बाद लिखना है, a detailed and very elaborate comparison, कॉमा, लिख लिया आपने, a detailed and very elaborate comparison is made, ऐसे लिख लीजिए, इज मेड लिखिए, इज मेड थ्रू इपिक सिमिली, एंड it may run into several lines, ठीक है। अब जो है आप लोग पैरा मतलब चेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज है, और भी कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर लें। तो ये आपने समझा कि जो इपिक सिमिली होती है वो केवल एक दो लाइन में नहीं, मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी किया था, रुक जाइए यहीं से मैं दिखा भी देता हूँ। ये है आपका, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो ये देखिए, ये सिर्फ एक लाइन में नहीं कंपैरिजन है, आप देख रहे हैं ना कि ये मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सैटर्न के बारे में देखिए, हिज लेजियंस एंजल फॉर्म्स हु ले इंट्रेंस थिक एज ऑटमन लीव्स दैट स्ट्रो द ब्रुक्स, ठीक है। तो ऐसे करके काफी लंबा है, एक कंपैरिजन शुरू हो रहा है, और ये यहाँ पे राइटर ये बताना चाहता है कि जो फॉलन एंजल्स हैं, जो सैटर्न और उसके फॉलन एंजल्स हैं, उसको इसने तुलना किया है, ठीक है। और तुलना किससे किया है? जो पतझड़ के लीव्स हैं, ठीक है, ऑटमन लीव्स, ठीक है, उनसे तुलना किया है। और फिर आगे जाते जाते देखिए यहाँ तक आ गए आप, फ्लोटिंग कार्कसेस क्या होता है? कार्कसेस क्या होते हैं? जो डेड बॉडीज होती हैं वो। तो वहां से तुलना करते हुए फिर यहां तक तुलना करते हुए काफी लंबा तुलनात्मक अध्ययन है। तो जो चीज आप जब सिंपल वे में पढ़ते थे सिमिली, तो एक लाइन में सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच में तुलना हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये तुलना एक लाइन से ज्यादा आगे बढ़ने लगे और काफी लंबी हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के सिमिली को हम बोलते हैं इपिक सिमिली। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब भी हम इपिक सिमिली की बात करेंगे तो इपिक सिमिली में ध्यान से सुनना है कि जैसे नॉर्मल जब सिमिली होती है तो वहां सिर्फ एक इमेज से दूसरे इमेज की तुलना होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि एक चीज की तुलना हम कई अलग अलग इमेजेस से, अलग अलग चीजों से करेंगे,
ठीक है। तो ये है इपिक सिमिली की सबसे मेन हो, और डिटेल्ड में काफ़ी इस चीज़ को बताया गया है, आप लोग इस लाइन को देख लीजिएगा। अभी कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी नोट कर लें। तो एक पॉइंट नोट करें, this kind of this kind of this kind of simile is typically found in epic poetry. This kind of simile is this kind of simile is typically 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 found in epic poetry. तो इपिक सिमिली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका यूज जो है बड़ी बड़ी जो लॉन्ग पोएम्स होती हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। छोटी पोएम्स में इसका यूज करना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो इसलिए इसको इपिक सिमिली बोल हो जाएगा, है ना। तो ये आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल है इपिक सिमिली का, ठीक है। और इपिक सिमिली जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, फिर से एक बार जल्दी बता रहा हूँ, नाम से लग रहा है इपिक सिमिली, ठीक है। यानी ऐसा सिमिली, इस प्रकार की सिमिली जो इपिक में ज्यादा यूज होता है, एक पहली चीज। एक दूसरी चीज, जैसा कि थोड़ी देर पहले सौरभ जी ने बताया, होमरिक सिमिली भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि होमर ने जो है अपने इपिक्स में इनका यूज किया था पहली बार, ठीक है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर कभी होमरिक सिमिली आ जाए, इपिक सिमिली आ जाए, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और मुख्य रूप से इसका यूज हम कहाँ करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। और होता क्या है इसमें कि जब आपका कंपैरिजन एक लाइन से बढ़ के कई लाइंस में चला जाए, ठीक है। जब एक चीज को कई अलग अलग इमेजेस से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग वस्तुओं से तुलना करने की कोशिश की जाए, ठीक है, तो उसको हम इपिक सिमिली बोलते हैं, ठीक है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है ये, और भी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं, पहले ये देख लें। उसके बाद से जो है, आपने अभी तक क्या लिख लिया? जो पॉइंट में नोट करवा रहा था नोट हो गया ना? कहां तक लिखे हैं? This kind of simile is typically found in epic poetry. Epic poetry, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is used to embellish and heighten the intensity of the emotion. It is used to embellish and heighten the intensity of emotion or the event being described, ठीक है। तो मतलब इसको हम इसीलिए यूज करते हैं स्पेशली कि जैसे आप लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छा बना सकें, एम्बेलिश कर सकें, उसको सजा सकें, और साथ ही साथ जो आपका इमोशन है, ठीक है, उसको जो है उसकी इंटेंसिटी को हाई कर सकें। जो भी इवेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो और बढ़िया से डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट इसमें, इट इज आल्सो रिफर्ड टू एज सस्टेन्ड सिमिली। कई बार इसको सस्टेन्ड सिमिली भी बोलते हैं। सस्टेन्ड सिमिली को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इट इज आल्सो रिफर्ड टू एज अ सस्टेन्ड सिमिली और एन एक्सटेंड से एक्सटेंडेड बना हुआ है, एक्सटेंडेड सिमिली। बोलते जाइएगा, आगे बढ़ें। हैव यू ऑल नोटेड दिस? अब उसी में भी लिखना है, उसी में आगे और लिखना है, बिकॉज टू आर मोर कंपेरिजन्स फॉलो वन अनदर, कॉमा लगाएंगे। ईच जो भी कंपैरिजन हो रहे हैं तो उसमें कॉमा लगाएंगे। ईच यूजुअली बिल्डिंग ऑन द अदर
and thus enriching an idea, ठीक है। तो जो भी आप कंपैरिजन पाएंगे सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे और इस तरह वो आइडिया को और बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट लिखिए, इसी के साथ एपिक सिमिली एंड हो जाएगा। एक और पॉइंट चेंज करके लिखना है। द एपिक सिमिली इज आल्सो कॉल्ड द होमेरिक सिमिली। द एपिक सिमिली इज आल्सो कॉल्ड द होमेरिक सिमिली as this device began in imitation of the similes found abundantly स्पेलिंग सब लोग लिख लेंगे। एबंडेंट मतलब बहुतायत, एबंडेंटली मतलब बहुतायत मात्रा में पाई जाना, बहुत ज्यादा मात्रा में जब पाई जाए, पर्याप्त मात्रा में पाई जाए। तो सिमिलीज फाउंड एबंडेंटली इन द इलियड एंड द ओडिसी, अब ये बताने की जरूरत नहीं कि इलियड एंड ओडिसी किसने लिखा, होमर ने लिखा है ना। मैं फिर से रिपीट करते रहा हूं। द एपिक सिमिली इज आल्सो कॉल्ड द होमरिक सिमिली एज दिस डिवाइस बिगैन इन इमिटेशन ऑफ द सिमिलीज फाउंड एविडेंटली इन द इलियड एंड द ओडिसी। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये एपिक सिमिली के बारे में जितनी भी चीज़ें मेन बातें हो सकती थी मैंने आपको लिखवा दी है, वही बातें आपको समझाई है और उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए हम जब वहाँ जाएंगे तब फिर इसको देखेंगे अच्छे से। अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है और जो ये समझा रहा है वो खूब बढ़िया से, इस जो मैंने पेज आपको शेयर किया है उसमें खूब अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग वहाँ से देख के खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा। अलग अलग इमेज से तुलना करने की कोशिश की गई है, ठीक है। पूरा बाकायदा कंपैरिजन 1, कंपैरिजन 2, कंपैरिजन 3 करके लिखा हुआ है कि कितने कंपैरिजन हुए हैं, किस किस चीज़ों से कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट होगी तो हम आपसे फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एपिक सिमिली अभी हमें और बार बार हम पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेगा। तो अगला आप टॉपिक हेडिंग डालिए मेटाफर। आगे बढ़ते हैं और मेटाफर पे आते हैं। मेटाफर हेडिंग डालिए और मेटाफर मेरे ख्याल से ज़्यादा आप सभी को आता होगा मेटाफर। हम थोड़ा उस लेवल से आगे लेवल की ओर बढ़ेंगे बस, ठीक है। तो मेटाफर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? एक नॉर्मल वे में आप सभी को पता होगा, जो भी पता है आप बताइए। मेटाफर इज कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली। Metaphor comes from the Greek word meta means over and phero means carry. To totally means literary form is mean metaphor is carrying over. By this figure of speech, a word is transferred or carried over from one object to another object in such a manner that a comparison is implied. And clearly stated, simile words add, so, like are omitted in this figure of speech. बहुत सही, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। यानी मेटाफर जो है, सबसे पहली चीज कि मेटाफर इम्प्लाइड है, मतलब एक तरह से जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो डायरेक्टली हमको दिखता नहीं है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो आप यूज करते हैं सिमिली में, सो, एज, ठीक है, फॉर, तो वो वर्ड्स यहाँ पे यूज आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज ये है, जैसे आप सभी ने जब पढ़ा होगा
तो हिंदी में इसके लिए जो टर्म आप सभी को पता है ना, क्या है? उपमा और फिर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिदाई है, ऐसे करके है ना, चरण कमल। हम लोग में वंदना करता हूँ। हाँ, तो अगर आप चरण रूपी करें तो फिर हो जाएगा क्या आपका कमल रूपी चरण, तो फिर हो जाएगा उपमा अलंकार। लेकिन जब रूपी हटा दीजिए और सीधे बोलिए चरण कमल, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है वो हटा दिया जब जाता है तो आपका सिमली वही मेटाफर बन जाता है। जैसे आप सिंपल वे में बोलते हैं कि सपोज करिए क्लास में कोई बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो टीचर ने कहा कि टुनटुन यू आर लाइक द आइंस्टीन तो अब आइंस्टीन पहले लाइक बोला गया, यानी अभी तुलनात्मक अध्ययन हुआ। अब उसके बाद से टीचर ने सीधे बोल दिया कि यू आर द आइंस्टीन ऑफ द क्लास। तो अब वहां पे जब ये वर्ड ही हटा दिया गया लाइक वगैरह, तो सीधे बन गया। आप लोग को एक बहुत ही फेमस याद होगा, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये नहीं कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, या ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो ये अपने आप में मेटाफर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। डायरेक्टली जो है सीधे बोला जा रहा है रेगिस्तान का जहाज है, ये नहीं कि रेगिस्तान के जहाज की तरह है, ठीक है। तो एक तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले उसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो छोटी चीजें फिर बड़ी चीजें, इसमें तमाम चीजें हैं। सबसे पहले तो जैसा कि एक और समझिए कि ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड भी है। तो जब हम बात करते हैं लैटिन की, तो लैटिन जो वर्ड है वो है मेटाफरा, ठीक है। अब इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। मेटाफरा का मतलब ही पूरे का मतलब एक साथ हम समझ रहे हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, या एक दूसरा वर्ड है कैरिंग ओवर, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं कि इसमें मीनिंग को हम कैरी ओवर करते हैं। एक वर्ड है उसकी मीनिंग को हम दूसरे वर्ड की ओर लेके जाते हैं, और जो एक वर्ड है वो दूसरे वर्ड से मीनिंग अपने देने की कोशिश करता है, उससे कनेक्ट होके, ठीक है। तो ये मेटाफोरा का मतलब पहले आप लिख लीजिए। मेटाफर जो है मेटाफरा से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है, ठीक है, और उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म या कैरिंग ओवर। इसमें एक और हमको रेफरेंस मिला कि ये जो मेटाफरा है, ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड आया जिसको फ्रेंच वर्ड बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लैटिन से फिर फ्रेंच वर्ड बना, और ये जो फ्रेंच वर्ड है वो मेटाफरे है, METPHORE। तो बिल्कुल भी अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है फ्रेंच वाला, तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि कहाँ से लिया गया है। तो आप ध्यान रखें कि लैटिन है, फिर लैटिन के बाद फ्रेंच में मेटाफरे आया, ठीक है, और फिर उसके बाद से ही इसकी मीनिंग दोनों का मतलब यही है, ट्रांसफॉर्म या कैरिंग ओवर। तो इतनी बात ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, आगे और डिवाइड नहीं करते। अगर और डिवाइड करना है तो मेटा मतलब जो है होगा आफ्टर या क्रॉस, और फेरो मतलब होगा टू कैरी या बियर। तो उतना लंबा नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना समझिए मेटाफरा का मतलब ट्रांसफॉर्म या कैरिंग ओवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर एकदम सिंपल शब्द में आपको मेटाफर समझना है, ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड में मेटाफर समझना है, तो आप ये कह लीजिए कि वन थिंग इज अनदर थिंग। अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो ए मतलब एक कोई पहली चीज होगी जिस चीज की हम तुलना करेंगे, तो ए यानी फर्स्ट थिंग इज, और जो दूसरी चीज आएगी सेकेंड थिंग, यही मेटाफर, ठीक है। यानी एक यानी कोई पहली चीज है और उसको डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि ये दूसरी चीज है। जैसे आपने बोला कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, तो आपने क्या किया, ये आया और ये आपने सीधे सीधे वॉकिंग शैडो से तुलना कर दिया।
यहाँ आपने बोला लाइफ इज ए जर्नी, ठीक है। तो यानी आप क्या करते हैं कि एक चीज ये है और उसको दूसरा चीज बता देते हैं। सिंपल वे में मेटाफर को समझने का तरीका है। इतनी बात क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करते हैं और मेटाफर को और डीप समझते हैं। जैसे सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा, कॉलोनल दत्त इज द लॉयन ऑफ द बटालियन। क्या समझ में आया आपको? अब थोड़ा डीप समझना है। जैसे हम मेटाफर का यूज करते हैं तो भाई मेटाफर का कुछ मतलब भी तो निकलना चाहिए। हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्या उससे कुछ विशेष हम कह पा रहे हैं? मेटाफर जब यूज कर रहे हैं तो क्या कुछ विशेष हम इमेजिन कर पा रहे हैं? और कर रहे हैं तो कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं? ये मैं अब आपके द्वारा समझना चाहता हूं। एनीवन, जैसे आपने कहा कि कॉलोनल दत्त इज द लायन ऑफ द बटालियन। अब यहाँ मैं आपको बहुत डीप ले जाके कुछ चीजें समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जब इसको आप पढ़ते हैं तो एक तो बात समझ में आ गई कि कॉलोनल दत्त को जो है यानी कर्नल दत्त को तुलना किया गया है। किससे तुलना किया गया है? लॉयन से तुलना किया गया है। अब आपको पहले ही पता है कि मेटाफर और उसमें क्या होता है भाई, टू अनलाइक थिंग्स में तुलना ही होगी। एक प्रकार की चीजों में तो तुलना कर ही नहीं सकते। तो ये दो अनलाइक थिंग्स हैं, उसमें तुलना हो रही है। पहली चीज तो ये समझ में आया। अब उसके बाद से एक दूसरी बात हमें ये समझ में आया कि जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट यानी जो कर्नल दत्त हैं ये कहीं पे आर्मी में कहीं पे होंगे, लेकिन इनको अचानक जो है लायन से जब तुलना किया गया तो अब आप इनको देखिए सीधे जो है एक दूसरी जगह ले जाके रख दिया गया। अब आप देखिए जो लायन की जितनी भी क्वालिटीज होती है वो सब यहाँ पे इनके द्वारा प्रदर्शित होगी। जैसे कि आप अब ऐसे समझ लीजिए कि अब बिल्कुल जो कर्नल दत्त हैं इनको एनिमल लाइफ से तुलना करने को दे दिया गया है। अब एक जंगल सपोज करिए कि एक जैसे फॉरेस्ट होता है, एक जंगल होता है, एक जंगल में जो लायन की जो स्थिति होती है अब इनसे लायन बोल दिया गया। इसका मतलब कि जो लायन के अंदर क्वालिटीज होंगे, जैसे लायन क्या होगा? निर्भीक होगा, निडर होता है, और क्या होगा? सब लोग उसको फॉलो करते हैं। जंगल का राजा होता है वो, लीडर होता है वो, ठीक है, पूरे जंगल का। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लॉयन हो गया। लॉयन का मतलब यहाँ पे वो सारी क्वालिटीज आपको यहाँ देना पड़ेगा, यानी समझना पड़ेगा कि जो कर्नल दत्त हैं वो क्या हैं। इसका मतलब कि वो अपने बटालियन के लीडर हैं। कर्नल दत्त जो अपने बटालियन में सबसे ज्यादा बहादुर पर्सन है। कर्नल दत्त अपने बटालियन में सबसे ज्यादा निर्भीक पर्सन है। यानी ये सारी क्वालिटीज जो है इनके साथ अपने आप ही जुड़ गई जैसे ही आपने द लायन ऑफ द बटालियन बोला। तो ये मेटाफर की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हम किसी अपनी बात को जब हमें लगता है कि हम सीधे सीधे नहीं समझा पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम स्पीकर के सामने एक ऐसी इमेज लाने की कोशिश करते हैं जिस इमेज से वो बहुत आसानी से अपने आप को एसोसिएट कर लेता है और सिचुएशन को बहुत आसानी से समझ लेता है। इसीलिए हम मेटाफर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बार बार आप देखेंगे जब आप आगे कोई भी नावल या ड्रामा या कुछ भी पढ़ते हैं तो अक्सर जब इस तरह के मेटाफर आते हैं तो वहाँ कोशिश यही की जाती है कि जब हम सिंपल तरीके से लगता है अपनी बात को अब नहीं कह पाएंगे, उतना बढ़िया से नहीं कह पा रहे हैं, तो फिर ये होता है चलो अब हम मेटाफर का एक यूज करें जिससे सामने वाला जानता हो, फिर उससे वो सारी चीज़ को कनेक्ट कर लेगा। यानी जो जो क्वालिटीज उस चीज़ में होगी वो समझ जाएगा कि यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। तो एक पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। और क्वालिटीज समझ में आ गई ना, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज, करेज, स्ट्रेंथ, ठीक है, फेरोसिटी जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें जो है यहाँ हमें पता चल रही हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि कोई वर्ड नहीं कंपैरिजन का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे में चीजों को बताने की कोशिश की गई। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अगर हमने कहा, देखते हैं ये आप लोगों में से कितने लोग समझ पा रहे हैं, अमेरिका इज अ मेल्टिंग प्लॉट, मेल्टिंग पॉट। अब ये एक एग्जाम्पल है कि अमेरिका की कुछ चीजें हैं जिसको समझाने के लिए सीधे बोल दिया गया अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट, ठीक है।
अब देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ पे जो राइटर क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है? बताइए। तो जी अमेरिका के जो लोग हैं वो मेल्टिंग पॉट की तरह कंपेयर किया गया है इसमें इनडायरेक्टली वे से। तो इसका मतलब तो जी ये कहने का है कि अमेरिका के जो लोग होंगे उनके अंदर कहीं न कहीं ऐसी क्वालिटी होगी जो मेल्टिंग पॉट की क्वालिटी मानी जाती है। तो अब यही चीज ना जो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉट की क्वालिटीज, क्या मेल्टिंग पॉट की क्वालिटी, यही चीज तो समझना है। जैसे आप जब लायन बोले ना, तो लायन से कई चीजें निकल के आए कि लायन में करेज है, लायन में निर्भीकता है, लायन में लीडरशिप है। ठीक है, लायन में बिल्कुल मतलब कि ढेर सारी क्वालिटीज हमारे सामने निकल के आ गई। तो हम सीधे सीधे समझ गए, अच्छा लायन इसका मतलब कोंगो दत्त बहुत ही जबरदस्त आदमी है, कोई बहुत ऐसा पर्सन है। तो अमेरिका को अगर आपने मेल्टिंग पॉट बोला तो क्या हो सकता है बताओ, यही चीज समझ। उसमें स्टेबिलिटी नहीं है सर। जैसे कोई भी पॉट होता है जैसे बिना पेदी का, उसी तरह उसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मेल्टिंग पॉट कई बार ये डिपेंड करेगा कि हम किस चीज को किस तरह से जानते हैं, तभी उसी हिसाब से हम कंपैरिजन कर पाएंगे। एक्चुअली ना यहाँ मेल्टिंग पॉट का मतलब ये है, जैसे मेटलर्जी, अब थोड़ा सा ये साइंटिफिक हो जाएगा, लेकिन उतने बड़े लेवल पे ना जाके सिर्फ इतना ही समझते हैं कि मेल्टिंग पॉट एक ऐसा पॉट होता है जिसका काम होता है कि डिफरेंट मेटल्स को मिलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेटलर्जी एक मतलब केमिस्ट्री में ब्रांच है स्टडी का। तो उसमें मेल्टिंग पॉट का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो डिफरेंट मेटल्स हैं ना, उनको हम मिलाने की कोशिश करते हैं उससे। ठीक है, और बहुत आसानी से उसका यूज हम कर पाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, और इस प्रकार की कंट्री हो चुकी है जहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट प्रकार के लोग जाके बहुत आसानी से घुल मिल के और बहुत बढ़िया से रह पा रहे हैं। वहाँ पे बिजनेस और हर प्रकार की चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, और जो कोई भी वहाँ जा रहा है वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पा रहा है। तो ये मेल्टिंग पॉट यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है, और सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो है डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्रकार के पीपल जब वहाँ जाएंगे तो उसके पास वो एबिलिटी है अमेरिका कंट्री के पास कि वो बहुत आसानी से वहाँ पे वो मिल जाएंगे, वहाँ के सिचुएशन में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार से अमेरिका की तारीफ करने की कोशिश की गई है, उसके कल्चरल इन्वायरमेंट को बताने की कोशिश की गई है कि वहाँ का कल्चरल इन्वायरमेंट बहुत ही फेवरेबल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर वहीं पे एक बात है कि कई बार राइटर ऐसे इमेज ले लेता है, ऐसी चीज़ें ले लेता है जो रीडर को कुछ नहीं पता है, खुद नहीं पता है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉट है, तो हमको अगर नहीं क्लियर पता है कि मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या है, तो फिर हमारा यहाँ पे जो इमेज लेना है, मेटाफर, वो बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। लेकिन ये मेल्टिंग पॉट का इमेज बहुत ही पॉजिटिवली लिया गया है, जैसे मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई मेटाफर का यूज कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या सिचुएशन होती है। अब एक छोटी सी बात समझिए, अगर कभी भी आप मेटाफर को लिटरली नहीं ले सकते, लिटरली इन द सेंस ये है कि जैसे सपोज करिए कि आपने बोला कि लाइफ इज अ जर्नी, या आपने यही बोला कि अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट, आपने ये बोला। अब ध्यान दो, अब कहो कि अमेरिका जो है, अगर आप सीधे इसको ले लो, जैसे ये तो सीधे इक्वल टू हो गया ना, जैसे आप बोलते हैं 2 और 2 4 होता है, हैं? तो आपने बोला अमेरिका मेल्टिंग पॉट है, तो अमेरिका का मेल्टिंग पॉट है। अगर एक नॉर्मल वे में लें, अगर आप वर्ड टू वर्ड, लिटरली का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेना, जैसे लिखा है वैसे ही ले लेना। ठीक है, तो अगर लिटरली लेंगे यानी जैसे लिखा है वैसे मीनिंग लेंगे, तो फिर ये हमेशा आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच का यूज हमेशा जो है ऑर्नामेंट के लिए किया जाता है। तो इसमें कभी भी
वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको लेने की कोशिश नहीं करनी है। हमेशा जो है इसको फिगरेटिव सेंस में लेना है। जब फिगरेटिव सेंस में लेंगे तभी आप बात को समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मेटाफर के बारे में जो बेसिक चीजें थी वो आप समझ चुके होंगे। मेटाफर के आपने एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर हम फिर से मेटाफर के डेफिनेशन की बात करें तो एक बहुत सिंपल वे में पुराने हम सिमिली के डेफिनेशन को रिपीट करेंगे। और पुराना सिमिली का डेफिनेशन क्या था कि व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, या टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड, ठीक है, with one point in common, with one characteristic in common, ठीक है। ये था सिमिली का एग्जाम्पल और यही सेम मेटाफर पे यूज होगा। बस उसमें क्या था कि देयर द वर्ड ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड, जैसे एज, लाइक, ये सो, तो यहाँ पे नहीं होगा, जैसे कि शुरुआत में ही सौरभ जी ने बताया। तो डेफिनेशन आप चाहें तो नोट कर लें, अगर आपको पता है तब भी आप इस चीज को नोट करें कि मेटाफर में क्या होता है। टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड विच हैविंग वन क्वालिटी या वन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। पहली एक बहुत सिंपल सी चीज, एंड हियर द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन ब्रैकेट में लिख लें, लाइक, एज। सर रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से, शुरू से एकदम करें। यस सर, मेटाफर का डेफिनेशन। हाँ, इन मेटाफर टू अनलाइक things, comma, ideas, टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज, ठीक है। और मतलब ओ आर लिखिएगा, आर कंपेयर्ड, अब लिखिए ए आर ई। टू अनलाइक थिंग्स, आइडियाज आर कंपेयर्ड हैविंग वन क्वालिटी इन कॉमन। हैविंग एट लीस्ट, एक से ज्यादा भी हो सकता है, हैविंग एट लीस्ट वन क्वालिटी इन कॉमन। ये हो गया। ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, उसके जो भी मैंने पहले बताया था। फुल स्टॉप लगाइए। हियर द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन ब्रैकेट में लिख लें, लाइक, एज, सो, ब्रैकेट बंद। Here the words of comparison are not used, या फिर omitted भी लिख सकते हैं, omitted, OMITTED, omitted। बस। और एग्जाम्पल आप सभी ने जो लिखे हैं वही एग्जाम्पल रहेंगे। लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है, या जो भी लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ठीक है। अब आगे मिल्टन का ऐसे ऑफ रिवेंज, वहां की लाइन है, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। बहुत सही, बहुत सही। तो ठीक है, रिवेंज को जो है वाइल्ड जस्टिस से कंपेयर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपको जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जब मेटाफर की बात करते हैं, एक हेडिंग डाल लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटाफर। कंस्ट्रक्शन, सिर्फ कंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटाफर लिख लीजिए। यानी जो मेटाफर है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं। अब देखो, जब मेटाफर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो डिफरेंट प्रकार से मेटाफर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेटाफर को हम किस किस रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि अ मेटाफर may take the form of a metaphor may take the form of a noun का फॉर्म ले सकता है, an adjective का फॉर्म ले सकता है, and a verb।
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब अब तक हम पढ़ते थे लेकिन डीप नहीं घुसते थे, अब थोड़ा डीप घुस रहे हैं कि मेटाफर जो है नाउन का फॉर्म ले सकता है, एडजेक्टिव का फॉर्म ले सकता है, वर्ब का फॉर्म ले सकता है। कैसे, क्या मुझे कोई एग्जाम्पल बता सकता है अलग अलग? नाउन वाला तो बहुत इजी है, ठीक है। अगर नाउन के एग्जाम्पल की बात करें तो शेक्सपियर की बहुत ही फेमस मैकबेथ वाला तो आप भूल ही नहीं सकते। जो मैकबेथ में एक लाइन है और एक्ट 5 सीन 5 में शायद है, लाइफ इज, ठीक है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। आगे ये बढ़ता जाएगा, अ पुअर प्लेयर दैट स्टर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो काफी बड़ा है ये, एक्सटेंडेड मेटाफर का भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, लेकिन अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे लाइफ इज, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये नाउन है और यहाँ पे वॉकिंग शैडो ये भी नाउन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मेटाफर है वो नाउन के रूप में आया है। क्लियर है इतनी बात? Yes. जी सर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बहुत सही, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो भी सही है। और हम अभी कोशिश कर रहे हैं वो चीजें लेने का ना सौरभ जी, जो कहीं पोइट्री में या कहीं लाइन आई है। कोई दूसरा एग्जाम्पल मुझे पोइट्री की लाइन का बताइए, अगर किसी को याद आ रहा होगा तो। मैं आपको सर्जिकल वाला एग्जांपल है, सेल आई कंपेयर द, ये वाला सर जी, सोनेट नंबर 18 वाला। हाँ, पूरा बोलिए लाइन, सब लोग नोट कर लें। सेल आई कंपेयर टू अ, सेल आई कंपेयर द टू अ समर डेज। हाँ बिल्कुल, टू द समर डेज। तो यहाँ पे समर डेज नाउन हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। और एक और वो भी लिख सकते हैं, उसको लिख लीजिए जैसे इन्होंने बोला है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। आगे बढ़ते हैं, एक और लिखते हैं द, और आपको बताना भी है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे। बताओ। एलजी रिटन इन कंट्री चर्च, यार बिल्कुल नहीं भूलना है। अब एक चीज और पूछ रहा हूँ, ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, बताओ किस इसमें मीटर का यूज किया गया है? पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आयम्बिक पेंटामीटर। यहीं पे कुछ जब महत्वपूर्ण बातें बताई जाए ना तो उसको नोट कर लिया करिए। आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का है, टॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे द कर्फ्यू टोल्स, दो कर्फ्यू है इसकी तुलना की गई है नेल्स ऑफ पार्टिंग डे, ठीक है। यहाँ पे जो नेल्स है ये भी नाउन है और पार्टिंग डे, ठीक है। तो ये जो है आपके नाउन का एग्जाम्पल, और बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पोएट्री वाले एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसे तो मेरे सामने बहुत ढेर सारे हैं, मैं 2 ही एग्जाम्पल लेके छोड़ता हूँ। एक और आपको थोड़ी देर पहले ज्ञान जी ने बताया था, सेल आई कंपेयर दी। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ सिमली मतलब मेटाफर यूज करते समय नाउन का यूज किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने? अच्छा, कल के लिए एक छोटा सा होमवर्क है आप सभी को कि ये हमने बताया कि मैकबेथ का है। अब आप में से कल देखूंगा मुझे कौन बताता है कि किस एक्ट किस सीन का है। अभी चाहे आपको पता है फिर भी मुझे कल सुनना है किस एक्ट और किस सीन का है और किस सिचुएशन में ये चीज बोला जा रहा है। ये चीजें अभी से कुछ चीजें रिवीजन होते रहना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं तो ये मुझे कल आप बताएंगे, आज नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं जब मेटाफर को हम यूज करेंगे वर्ब की तरह। वर्ब से पहले चलो वर्ब ही पहले देख लो। वर्ब वाला थोड़ा सा कठिन माना जाता है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा होता है। कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा हो जब मेटाफर को वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बताइए। एनीवन? है ना? अभी तक कितना आसान था। आप लोग जो 2 लाइनें फटाफट जो थी इजी इजी चीजें आ जाती थी,
अब टफ होने लगा, ठीक है। तो अब जब हम डीप पढ़ेंगे ना, चीज़ों को डीप सीखेंगे तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हम डीप सीखेंगे तो कुछ सीखेंगे भी, कुछ पाएंगे भी। देखिए, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। अब ये जो मुझे बता दे कि किस पोयम का है, कल ही मैंने बात की थी, किस पोयम का है? एनीवन, कैन एनीवन लेट मी नो? सर आप बताएं। बताइए। मुझे अल्फ्रेड टूफॉक जो है उसी से। हाँ, ये यूलिसिस का है, ऐसे मत गड़बड़ाई। यूलिसिस, यूलिसिस है टेनिसन के द्वारा, है ना। अब ये सब इतनी पॉपुलर लाइन है कि एग्जाम में आएगा, आता है, बहुत बार आता है, इसीलिए मैं बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ। ये यूलिसिस का लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, कोई मतलब मुझे बता सकता है? मैं मतलब भी यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। इसका मीन्स है कि मैं अपनी लाइफ को लास्ट लीज तक उसको जीना चाहता हूँ, मतलब कि जो आखिरी स्टेप होती है ना चाहे कि वहां तक मैं उसको लाइफ को जीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। मतलब कि मैं उदासीन होकर अपनी जिंदगी को बिताना नहीं चाहता कि अब मेरी जिंदगी खत्म ही होने वाली। बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है। तो लीज का मतलब क्या होता है? अगर हम ये कहें कि ड्रिंक है, ये शराब पीने की बात कर रहा है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं कहूं कि आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, तो ये शराब पीने की बात कर रहा है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? एनीवन? ड्रिंक मतलब तो शराब पीना होता है। अच्छा, मुझे कंपैरिजन, मुझे ये दिखा दो कहाँ कंपैरिजन है। जैसे मेटाफर है ना, तो मेटाफर होने का मतलब क्या होगा कि दो चीजें कंपेयर होंगी। बताओ कौन सी दो चीजें कंपेयर हो रही हैं? लाइफ का लीज से। लाइफ का लीज से क्या कंपैरिजन है, बताइए। सर ये लीज सर जी शायद एक छोटा सा जानवर होता है, और सर जी हमारे ब्लड को मतलब चूसता है, और ये तब तक चूसता है जब तक कि पूरा ब्लड चूस नहीं लेता। बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वाला ये लीज नहीं है, वो लीच होता है। LEECH, है ना। एक्चुअली ये लीच क्या है ना, देखो, जैसे जब आप ड्रिंक पीते हो ना, ड्रिंक, तो लास्ट में जो उसके पार्ट बचते हैं, सेडिमेंट बचते हैं, उसको लीच बोलते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि कोई ड्रिंक ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, तो लास्ट में जो पार्ट बचते हैं जिसको आप पी नहीं सकते, ठीक है, कुछ सेडिमेंट बचते हैं, ठीक है, उसी को सपोज करिए आप कोई भी चीज पी रहे हैं, लास्ट में से चाय पी रहे हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा कुछ सेडिमेंट बचता है ना, उसको नहीं पीते हैं हम ना। तो इसका अगर वहां तक हम पी गए तो इसका मतलब हम पूरा अंत तक पी गए, ये सिर्फ कहने का मतलब है। तो यानी हम चाय पी रहे हैं चाहे ड्रिंक ले रहे हैं, तो यानी अगर हम सेडिमेंट तक पहुंच गए, इसका मतलब हमने पूरा ड्रिंक पी लिया है, ये मतलब है। लेकिन अब कंपैरिजन आपको बताना है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। थोड़ा सा यही सब चीज़ें आपको जो है सीखना है कि अगर आप मतलब ये मेटाफर है, और मेटाफर है तो कैसे मेटाफर है, ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डीप जाके समझनी पड़ेंगी। आपको सच्चाई जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, इसने जो है लाइफ को कंपेयर किया गया है वाइन से। यहाँ पे जो हमारी लाइफ है इसको वाइन से कंपेयर किया गया है, एल्कोहल से कंपेयर किया गया है। और ये कह रहा है कि जैसे एल्कोहल को मैं पीता हूँ या कोई पिएगा और उस समय तक पी लेगा जब तक कि सेडिमेंट न बचे, यानी एल्कोहल जब तक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, ठीक है, उस लेवल तक एल्कोहल को पीने की कोशिश हो रही है। अगर हम चाय पी रहे हैं तो चाय में जो सबसे अंतिम में कुछ पत्तियां बचती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बचते हैं, गाढ़े तत्व जिसको हम नहीं पी सकते हैं, वहां तक चाय को पी रहे हैं। तो ये कह रहा है मैं लाइफ को उस लेवल तक जीना चाहता हूँ, उस लेवल तक लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, उस लेवल तक अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ें ले लेना चाहता हूँ
कि कुछ बचे ना, मतलब ये मैं कल कहने के लिए ना बचूं, कल जब मेरी डेथ हो, जब मेरी जीवन एंड होने वाली हो, तो मुझे इस बात का पछतावा ना हो कि मैंने अपने जीवन को नहीं जिया, मैं अपने जीवन में जितने एडवेंचर करना चाहता था नहीं किया। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब पीता है तो शराब की अंतिम घूंट तक वो पीता है जब तक कि सेडिमेंट नहीं बचता है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो आपकी कंपैरिजन हो रही है मेटाफर, यहाँ पे इस प्रकार के मेटाफर को बोलते हैं इम्प्लिसिट, मतलब ये जो मेटाफर है वो हिडन है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन कंपेयर हो रहा है। ये देखो, ये डिफिकल्ट मेटाफर है, समझ में आ रहा है। तो आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, यहाँ पे जो ड्रिंक है, ये ड्रिंक वर्ब जो है यही बता रहा है कि यहाँ पे एल्कोहल पीने की बात हो रही है, लेकिन आपको समझना है सिर्फ, और उस चीज से कंपेयर, एल्कोहल यानी सीधे वाइन से कंपेयर हो रहा है लाइफ को। इतनी बात आपको समझ में आई? ये तो मैं थोड़ा डीप ले जाके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्लियर है सभी को ये बात? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और मैं जब मेटाफर देख रहा तो मैं कह रहा था अरे अब इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे समझाया जाए, तो मैं थोड़ा डीप जाके समझने की कोशिश किया, क्योंकि अब तक तो हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते थे, यहाँ लाइन थी तो ऐसे पढ़ लेते थे, लेकिन जब मैंने डीप पढ़ा तो मुझे समझ में आया नहीं नहीं भैया ये ऐसे हो रहा है। बहुत बार चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कनेक्ट करेगा, उस वर्ड के द्वारा हमको ढूंढना है कि ये वास्तव में कंपेयर किससे हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे डीप जाके समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़, और भी अच्छी चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने नहीं बताया, उसको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये वर्ब से आपने देखा कैसे कंपेयर हो रहा है। कोई और इस तरह का एग्जांपल है आपके पास? सर जी, he was fond of blowing his own trumpet। वो अपनी मतलब अपनी प्रशंसा करने का, अपनी प्रशंसा का बखान करने का शौकीन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये किसी पोएट्री की लाइन है कि बस ऐसे ही कहीं से लिया है? नहीं तो ये पोएट्री लाइन नहीं है, इडियम आता है इडियम सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही बहुत सही, अच्छी कोशिश है। ठीक है, अगर पोएट्री की लाइन लेंगे तो और हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएगा, है ना। अच्छा, एक और बहुत जबरदस्त, ये जो बता देगा ना मैं खुश हो जाऊंगा। वी मस्ट लर्न टू ब्रीडल आवर पैशन। डीप हम सीख रहे हैं। वी मस्ट लर्न टू ब्रीडल आवर पैशन। अब यहां बताओ, ये भी मेटाफर है, कहां किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? सोचो, जो बता देगा उसको क्या मतलब, उसको गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से कभी। बताइए, सोचिए। ब्रीडल होना चाहिए, और किससे होगा? ब्रीडल, ठीक है, आपने बहुत अच्छा पकड़ा कि ब्रीडल जो है, एक तो ब्रीडल चूंकि वर्ब है तो ब्रीडल ही होगा, और ब्रीडल को तुलना किया जाएगा पैशन से। ठीक है, तो अब ये ब्रीडल क्या है? ठीक है, और ब्रीडल आप जब भी ध्यान रखना, अगर वर्ब से कंप्लीट नहीं आ रहा है इसका मतलब ये वर्ब किसी चीज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि कनेक्टेड है तो कैसे कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं ना कि ब्रीडल का, तो ब्रीडल क्या होता है कि ब्रीडल वास्तव में एक ऐसा वर्ब होता है, और इस वर्ब के द्वारा क्या होता है, ये स्पेशली हॉर्स के सेंस में आता है। हॉर्स मतलब घोड़ा। जब आप डालेंगे तो ये क्या होता है कि जब घोड़े पे हम राइडिंग करते हैं तो उस समय जो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप कंट्रोल करने के लिए खींचते हैं, लगाम खींचते हैं बोलते हैं ना, तो जो उसके नाक में लगा होता है और उसके पूरे बॉडी को बांधे रहता है आगे वाले पोर्शन को, तो उसी को हम जब खींचते हैं तो हमारे हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो ब्रीडल का मतलब होता है टू कंट्रोल अ हॉर्स। ये समझिए, हॉर्स को जब हम कंट्रोल करते हैं तो ये स्पेशली कंट्रोल करने के सेंस में आता है, और हॉर्स के स्पेशली सेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना
ये जैसे हम हार्स को जब वो बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से यहाँ राइटर कहना चाहता है कि जो हमारे पैशंस हैं, हमारे पैशंस भी बहुत ज़्यादा, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हमारे पैशन क्या होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो हमें निगेटिव दिशा में लेके जाने लगेंगे, निगेटिव रास्ते पे लेके जाने लगेंगे। तो हमारा काम क्या है, हम इनको कंट्रोल करेंगे। जैसे हम हार्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जब वो बहुत फास्ट चलने लगता है, भागने लगता है, उसी तरह हम अपने पैशन, जो हमारे पैशन बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगे, बहुत ज़्यादा हाई होने लगे, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये देखो कितना डीप जाके हो रहा है। तो अगर आप चीज़ों को नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी। तो ये थोड़ा सा मेटाफर इतना आसान नहीं है जितना सिमली था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप सभी को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। क्लियर। ठीक है, एक और बस बता रहा हूं, देखता हूं आप लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि कहाँ का लाइन है। एंड ऑल आवर यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स द वे टू, हालांकि ये डिफिकल्ट है, कहाँ से लाइन शायद आप पहचान न पाए। द वे टू डस्टी डेथ। ये तो मैकबेथ का लग रहा है सर। बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं। अब ये आप हमें कल क्लियर करेंगे कि कहाँ से है। फिलहाल आपने पकड़ लिया है कि ये शेक्सपियर के ही प्ले का है और मैकबेथ का है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कल आप हमें अच्छे से कंफर्म करें कि कहाँ का है और स्पेशली किस सिचुएशन में आया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत से लाइंस हैं जहाँ पे जो है ऐसे आप फिगर आप स्पीच पा रहे हैं, और स्पेशली ये फेमस कहीं ना कहीं किसी न किसी प्ले की फेमस लाइंस हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन है, इसको नोट कर लिया है सभी ने। अब कुछ आप भी कंपेयर करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे कंपेयर करने में बहुत टाइम चला जाएगा। अभी आज हमको बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है, हम और आगे बढ़ते हैं। और हमने वर्ब वाला भी देख लिया है, अब हम आते हैं एडजेक्टिव वाला। एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं भाई मेटाफर कैसे यूज हो रहा है। कोई एग्जाम्पल आप सभी को मालूम है, कोई भी एक एडजेक्टिव के रूप में मेटाफर कभी यूज हुआ हो? जी, लाइफ इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लाइफ इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत सही। ये जो है देखिए यहाँ पे क्या है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इन दोनों के बीच में तुलना हुआ है। ठीक है, जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड अपने आप में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारी अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है वो भी गोल्ड की तरह है। गोल्ड आपको हमेशा नहीं मिलता है, तो जिस तरह गोल्ड मिलेगा तो उसे तुरंत पकड़ना चाहिए, उसी तरह अपॉर्चुनिटी भी हमें जो मिल रही है उसे तुरंत हमें पकड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है लाइफ इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर कोई एक बहुत ही फेमस आप लोगों ने सुना होगा, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज सर जी, कोई ऐसा बहाना जो पसंद ना हो, मतलब ना जचने वाला बहाना। हाँ, न जचने वाला बहाना। बहाना तो बनाए लेकिन सामने वाले ने पकड़ लिया कि झूठ बोल रहा है ना। तो ये लेम एक्सक्यूज हो गया। तो ये अक्सर आता है आपके उसमें भी एग्जाम में। और एक और एग्जाम्पल, ही हैज अ स्टोनी हार्ट। ही हैज अ स्टोनी हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन और हार्ट को तुलना किया गया है। समझ में आ रहा है? तो अब आपने देख लिया ना किस तरह से अलग अलग हम देख रहे हैं। इसमें सबसे कठिन था वर्ब वाला, क्योंकि वर्ब वाला जो है ना वो अपने साथ, मतलब जो उसका नाउन है ना वो दिखता नहीं है आपको, और वहां पे आपको इमेजिन करना पड़ता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वर्ब वाला यदि आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपने देख लिया तीनों, सब मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया, अनसेव्ड, अच्छे सेव नहीं किया।
ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि मेटाफर को हम तीन तरह से यूज कर रहे हैं, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। अब मैं कुछ आपको बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल्स बता रहा हूं, आप ये बताइए क्या ये मेटाफर है कि नहीं है। अगर हमने कहा द वाइन ऑफ लाइफ, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन, बताओ मेटाफर है कि नहीं है यहां पे। द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन, मेटाफर है कि नहीं है? है सर। है सर। किससे किसकी तुलना की गई है? सर वाइन से लाइफ की। यस सर, वाइन की लाइफ की गई। ये वाइन ऑफ लाइफ लिखा है ना, तो ये बिल्कुल डरना नहीं है। ये मेटाफर का एक स्ट्रक्चर ऐसे आता है, एक्स ऑफ वाई, ठीक है, यानी जिन दो चीजों में तुलना की जा रही है, तो पहली चीज एक्स हो गई, दूसरी वाई हो गई, तो ऐसे भी तुलना किया जाता है, ठीक है, कि आप एक को बाद ऑफ लगाएं, उससे दूसरे से तुलना कर दें, तो यानी लाइफ को वाइन से तुलना किया गया है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन, ठीक है, तो ये यहां पे है। कोई मुझे बता सकता है कि ये किस फेमस पोयम का है या कहां से लिया गया होगा? एनीवन? अरे भाई ये बहुत ही फेमस वर्क है, मैकबेथ का है, शेक्सपियर। ये बहुत ही फेमस लाइन है, याद रखना, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन, ये मैकबेथ की लाइन है, ठीक है। अब फिर आपको मैं ये छोटा सा काम दे रहा हूं कि आपको पता करना है किस एक्ट किस सीन में है, किसने बोला है, किस सिचुएशन में बोला है। करेंगे तो अच्छी बात है, सीखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन, ठीक है, मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ गए आप लोग। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एक चीज और समझें कि कभी कभी ये ना एक्स एपॉस्ट्रोफी एस वाई भी आ सकता है, ऐसे भी, मतलब मेटाफर का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। जैसे यहां आपने देखा एक्स ऑफ वाई, यहां पे एक्स एपॉस्ट्रोफी एस वाई, कैसे? जैसे एक मैं लिख रहा हूं, आफ्टर लाइफ्स fitful fever he sleeps well, he sleeps well। यहां बताओ, आफ्टर लाइफ फिटफुल फीवर ही sleeps well। अब बताओ यहां पे है कि नहीं है? तो यहां पे बताओ भाई किससे किससे कंपेयर किया जा रहा है? तो यहां लाइफ की कंपैरिजन किससे की गई है? फीवर से की गई है, ठीक है। तो लाइफ जैसे हमारा पेनफुल है, वैसे फीवर भी बहुत ही पेनफुल होता है, तो दोनों की तुलना की गई है, ठीक है। तो ये देखो, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा फिगर। आप अब देखिए, मैंने अलग अलग कंस्ट्रक्शन आपको इसलिए बताया कि आप जाने कि इस तरह भी आता है, ऑफ लगा के भी आ सकता है, एपॉस्ट्रोफी एस लगा के भी मेटाफर आ सकता है, और आप रेडी रहें एग्जाम में। वर्ब वाला तो आपने देख ही लिया है। एक छोटा सा बता रहा हूं और आपको मौका दे रहा हूं, देखता हूं आप दोनों में से आप लोगों में से कौन बता पा रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लो आप। जैसे एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं, आई ए रिचर्ड्स का नाम आपने सुना है? आई ए रिचर्ड्स। यस सर। इन्होंने कहा ना कि ये जो मेटाफर है, एक वर्ड लिख लीजिए, एनाटॉमी ऑफ मेटाफर। थोड़ा सा और तोड़ रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ मेटाफर, यानी अगर मेटाफर को हम और तोड़ें तो हम क्या समझ पाएंगे, समझो आप। मेटाफर को दो भागों में बांटा है, टेन्योर और विकल्प। अरे वाह, क्या बात है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जो आई ए रिचर्ड साहब हैं, ये कहते हैं कि मेटाफर जो होते हैं वो वास्तव में दो होते हैं। जो मेटाफर की प्रक्रिया होती है वो दो चीज़ों से होकर चलती है, एक तो टेनर है, एक है व्हीकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शायद मैं ही बता रहा हूँ, ये जो रिसर्च करके आएगा वही आपको बता पाएगा। तो एक तो ये समझिए आप, टेनर एंड व्हीकल, ये कौन बता रहे हैं? आई ए रिचर्ड्स। अब ये टेनर का मतलब क्या होता है? ये कह रहे हैं कि जिस चीज से आप तुलना कर रहे हो, द थिंग, आगे आप चाहें तो करके लिख लें, टेनर का मतलब क्या है? द थिंग अ मेटाफर डिस्क्राइब, मतलब एक ऐसी चीज जिसको मेटाफर डिस्क्राइब करता है, द थिंग अ मेटाफर डिस्क्राइब, यानी जिस चीज को मेटाफर बात करता है, जिसके बारे में, यानी जो वास्तव में जिसके, द थिंग अ मेटाफर डिस्क्राइब्स, ये तो हो गया टेनर।
और व्हीकल क्या होता है? व्हीकल क्या होता है? द थिंग टू विच हमारे में प्रेस्क्राइब करता द है। टेनर इज कंपेयर्ड, मतलब जिससे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो लिख लें द थिंग टू विच द टेनर इज कंपेयर्ड, इज कंपेयर्ड, यानी जिससे टेनर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, जैसे आपने बोला लाइफ इज अ जर्नी, सिंपल सा, एकदम सिंपल लेते हैं, लाइफ इज अ जर्नी। तो अब यहां बता दो मुझे भाई, टेनर क्या है? टेनर लाइफ है तो टेनर जो है लाइफ है। बहुत सही, बहुत सही। यानी टेनर जो है वो चीज है जिसको मेटाफर डिस्क्राइब कर रहा है। तो टेनर क्या है? लाइफ है। और ये किससे कंपेयर किया गया है? जर्नी से। तो जर्नी क्या हो गया? व्हीकल हो गया। इतनी बात सभी को क्लियर है? यस सर। अब आप जितना भी मेटाफर पढ़े हैं ना, जितना भी, सब में आपको टेनर और व्हीकल बहुत आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में जो है टेनर कौन है या व्हीकल कौन है। तो आप रेडी रहेंगे बताने के लिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि टेनर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो किसने दिया है? आइए रिचर्ड्स ने दिया है। बहुत ही फेमस आपके क्रिटिक हैं 20th सेंचुरी के। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप समझ लीजिए। जब कुछ और भी राइटर हैं वो कहते हैं कि ये जो टेनर व्हीकल है इसको और भी हम कुछ कह सकते हैं। तो हुआ क्या, और क्या क्या कह सकते हैं देख लो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप टेनर को कह लो ग्राउंड, क्या कह लो? ग्राउंड। और व्हीकल को क्या कह लो? फिगर। इनके नाम नहीं है, मतलब इन लोग बस बोल रहे हैं कुछ लोग। फिर उसके बाद से ये क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप चाहो तो टेनर को कह लो टारगेट, और इसको क्या कह लो? व्हीकल को सोर्स। भाई टारगेट यानी जिसको टारगेट कर रहे हैं, और जिससे टारगेट कर रहे हो सोर्स हो गया। तो बहुत अच्छा, इससे हमको और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर कुछ एक और महान पर्सन हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आप टेनर को बोलो मेटा फ्रेंड। ये देखो, METAPHRAND, मेटा फ्रेंड। और इन्होंने दूसरे को क्या बोलो? व्हीकल को क्या बोलो? मेटा फियर। तो अब तक तो यहां तक तो बहुत इजी लग रहा था। तो ये कोई विशेष आ गया, इन्होंने कहा ये स्पेशल वर्ड में दे रहा हूं। तो जब विशेष आदमी है तो उसका कुछ नाम भी होगा, तो इसका नाम नोट कर लो। इनका नाम है जूलियन जेम्स। लिख लें आप लोग, JULIAN, जूलियन, JAYNES, जूलियन जेम्स। तो जूलियन जेम्स कहते हैं कि जो टेनर है उसको बोलेंगे हम मेटा फ्रेंड, और जो व्हीकल है उसको बोलेंगे मेटा फियर। और ये जो टेनर व्हीकल का कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई? सबको याद है ना? आइए रिचर्ड्स। बहुत डीप में एकदम समझ रहे हैं आप लोग। इतनी बात सबको क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं आप लोग? नो सर। नोट कर लिया ना? फैक्चुअल चीजें भी हमको आना चाहिए, इसलिए हम जो फैक्चुअल चीज है उस पर भी जोर मेरा पूरा है कि आप लोग दूसरों से 10 कदम आगे रहें, और जो अंदर की चीजें हैं कॉन्सेप्चुअल, उसे भी बहुत अच्छे समझो। नोट कर लिया होगा? आगे बढ़े हम। यस सर। अब हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, और मैं देखता हूं कि आप में से कौन मुझे इस एग्जाम्पल को समझा पाता है, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी काफी डीप ले जाके चीजों को समझाने की कोशिश की है। अगर मैं बोल रहा हूं सी रेस्क्यूड हिम, शी रेस्क्यूड हिम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर। अब बताओ, बताओ यहां पे टेनर कौन है? टेनर कौन है और व्हीकल कौन है? इसमें टेनर सी है तो जी, और व्हीकल है डेप्थ ऑफ डिस्पेयर। जल्दी में है, थोड़ा आराम से, आराम से।
किससे किसको तुलना की गई है? अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज के बाद ऑफ लगा हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो ऑफ के बाद वाला है वो मेन चीज है, ठीक है, वो हमेशा मेन होता है। तो ये तो हमेशा याद रखना कि जो ऑफ के बाद होगा वही टेनर होगा। तो यहाँ पे आप गड़बड़ कर गए सौरभ जी, ठीक है। यहाँ पे टेनर क्या है? डिस्पेयर है, ठीक है। अब जो है टेनर डिस्पेयर है, यानी ये वो वस्तु है जिसको मेटाफर के रूप में लिया गया है, मतलब जिसको लिया गया है, ठीक है। अब इससे कंपेयर किया जाएगा, तो अब बताइए इससे किसको कंपेयर किया जाएगा? डिस्पेयर को। और लोग भी दिमाग लगाएं, सौरभ जी तो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। क्या व्हीकल यहां पे दिखाई दे रहा है आपको? भाई अगर मेटाफर है तो टेनर और व्हीकल होना चाहिए। अब वो कभी कभी सामने दिखेगा, कभी कभी सामने नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जब नहीं दिखेगा, कई बार टेनर गायब रहेगा तो कई बार व्हीकल गायब रहेगा, तो आपको खोजना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो बताओ, यहां पे टेनर तो एकदम क्लियर है, डिस्पेयर की बात हो रही है। भाई सी रेस्क्यूड हिम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, तो यानी उसने उसको डिस्पेयर से बचाया। अब डिस्पेयर को तुलना किया गया है, डिस्पेयर को बढ़िया से बताने के लिए कि उसका डिस्पेयर की इंटेंसिटी क्या थी, लेवल क्या था, वो कितना ज्यादा डिप्रेशन में था, कितने ज्यादा डिस्पेयर में था, कितनी ज्यादा निराशा में था, इस बात को बताने के लिए यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। डेप्थ। तो ध्यान रखना, यहाँ मेटाफर जो है वो है सी, ठीक है। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये जो डेप्थ है ना, ये वास्तव में डेप्थ किस चीज की होगी। तो आप कंपैरिजन करने की कोशिश करिए, डेप्थ यानी सी की डेप्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेप्थ है ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है सी के डेप्थ की। तो यहाँ पे जो आपका व्हीकल है वो है सी, जो कि सौरभ जी ने शुरू में बताया था, लेकिन उन्होंने टेनर बता दिया था दूसरा, व्हीकल दूसरा बता दिया था, ये बस गड़बड़ी हुई थी। तो ये थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके चीजों को समझना है, ठीक है, कि सी मतलब उसका जो डिस्पेयर था, उसका जो निराशा थी वो कितनी थी, वो सी की गहराई तक हो गई थी, यानी उसकी निराशा बहुत ज्यादा थी। अब ये तो आप नहीं बोलोगे ना कि कुएं की गहराई तक थी, नदी के गहराई तक थी, रिवर के गहराई तक थी, ये तो बोलोगे नहीं आप। इसका मतलब कि यहाँ पे सीधी सी बात है, जब डिस्पेयर की बात हो रही है तो इंटेंसिटी सी से ही कंपेयर की जाएगी, यानी उसका जो डिस्पेयर था, निराशा था, वो सी के समान गहरा था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। और उससे उसको बाहर निकाला गया, ठीक है, उसने निकाला, ये है। तो ये थोड़ा डीप लेवल पे जाके समझने की कोशिश करनी है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे आप रिवर भी ले लेते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम आप ये समझो कि डेप्थ जो है किसी चीज को दिखा रहा है, वो आपके सामने नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, आपको नहीं, अगर जाएंगे बताएंगे तो नहीं हो पाएगा। एक और बता रहा हूँ, देखता हूँ अब की बार कौन बता पा रहा है। थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन ये कठिन इसलिए है कि आपने कभी सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, और ये इतना आसान भी नहीं है। तो अभी हम आगे सीखते भी रहेंगे, अभी तो पहला स्टेप है। फॉर हु वुड बियर द whips and scones of time, ठीक है। बताओ यहां पे कौन है टेनर व्हीकल? लग रहा है सब लोग डर गए अब। हाँ, कोशिश करना है। हाँ जो टाइम है ये होगा हमारा टेनर। हाँ, ये तो बिल्कुल अभी एक थोड़ी देर पहले ट्रिक बताया हूं कि आपके बाद जो रहेगा वो टेनर हो जाएगा, तो इसमें सोचना ही नहीं है। अब उसके बाद व्हीकल हमें खोजना है, तो अपने मन से जरूरी नहीं खोज के बताओ, नहीं, बस समझ लो कि व्हीकल क्या हो सकता है। ये जो whips and scones है ये हमारा हो जाएगा व्हीकल। बहुत सही, whips and scones है, ये हो गया व्हीकल, लेकिन ये वो मीनिंग नहीं दे रहा। इसका मतलब कि इसके अंदर छुपा कोई और है, इसके द्वारा कुछ और कहा जाने की कोशिश की जा रही है।
अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है हैमलेट, शेक्सपियर के हैमलेट की लाइन है, नोट कर लो, एकदम अंदर से डीप बता रहा हूँ, शेक्सपियर के हैमलेट की लाइन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हैमलेट की लाइन है, जब हैमलेट पढ़ेंगे तो देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो विप्स एंड स्कॉन्स है, इसका मतलब जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि विप्स और स्कॉन्स केवल एक ही पर्सन हो रख सकता है ये इंस्ट्रूमेंट के रूप में, वो होगा टायरेंट, जो किंग होगा या टायरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हीकल हो गया टायरेंट, ठीक है, ये टायरेंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई टायरेंट पर्सन ही तो अपने हाथ में कोड़े लेके घूमेगा और लोगों की नफरत होगी उसके साथ, ठीक है। तो विप्स एंड स्कॉन्स यहाँ पे टायरेंट को शो कर रहा है। थोड़ा ये कुछ चीज़ें डिफिकल्ट है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक है। आसान नहीं है, लेकिन ये है कि हम आपको ऊपर से उछला भी बता दें और आप गलत फहमी में रहें कि आप मेटाफर सीख गए हैं, तो भी गलत होगा। तो हम इसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं, और पढ़ेंगे और सीखेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अभी जितना ऊपर समझ में आ रहा है उतनी क्लियर है कि नहीं सारी बात आप लोग को? यस सर। यस सर। हाँ, मैं चाहता तो ऐसे भी निकाल देता, आपको बहुत मजा आता, जो सिंपल चीज बता के निकल जाता, लेकिन वो मेरी कोशिश नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि आप चाहे थोड़ी चीज डिफिकल्ट हो जाए लेकिन सीख लो, अभी नहीं कुछ समय बाद सीखो, लेकिन आपको रहे कि नहीं ये सीखना है। आवर बर्थ इज, अब देखता हूं ये कौन बताता है। आवर बर्थ इज बट a sleep and a forgetting। सर जी वर्कशॉप की लाइन है ओड इंटीमेशन इमॉर्टियोड। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। देखिए मैं अभी ये सब लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएंगी, है ना। ये सौरभ जी से आप लोग को घबराना नहीं भाई, सौरभ जी पिछली बार 1-2 नंबर से चूक गए हैं, ये बार इसलिए बताते रहेंगे, इनकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। तो बिल्कुल नहीं, ये तैयारी अच्छी की है इसलिए बता रहे हैं। तो आप लोग बस इनसे बस ये सोचिए कि इनकी तैयारी आपको भी इन्हीं की तरह तैयारी करनी है अच्छी सी। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, तो ये वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस लाइन है, और ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी का लाइन है, और यहाँ पे मेटाफर है। बताओ किससे किसको तुलना किया गया? आसान है ना। टेनर क्या है यहाँ पे? टेनर बर्थ है। टेनर क्या है? और बर्थ, ठीक है। आप ये बर्थ की बजाय अगर इसको मतलब अगर इसको बढ़िया से लेके चलोगे तो आप ये कहोगे कि मैंस लाइफ ऑन अर्थ, जो हमारी लाइफ है, जो जन्म के बाद से जो हमारी पूरी लाइफ है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो बर्थ हुआ, बर्थ के बाद जो हमारी लाइफ है वो हो गई, ठीक है। और व्हीकल क्या है? व्हीकल तो बहुत इजी है, इसमें तो एकदम सीधे दे दिया है, बोलो। स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हाँ, तो व्हीकल तो एकदम सीधे दे दिया है, तो ये आसान है। नाउन वाला था ना, तो बहुत आसान है। सबसे ज्यादा कठिन कौन होगा? वर्ब वाला कठिन हो जाएगा, और जो ऑफ वाला लगा के आता है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा समझ चुके हैं। किसी को अभी तक जितना बताया हूं कोई दिक्कत है? एनीवन? कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? यस सर। बोल नहीं रहे हैं लोग, तो इससे तो फिर अब या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूं या तो आप लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको भी खत्म ही कर लेते हैं। एक्सटेंडेड मेटाफर। ये एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है? ये बहुत ही आसान है। जैसे आपने सिमली पढ़ा था ना, तो सिमली का जुड़वा भाई कह लो आप, वो सिमली के केस इपिक सिमली आपने पढ़ा, तो इपिक सिमली था, और यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफर सेम वही काम करता है, जैसे वो करता है वैसे ये करेगा, ठीक है। बस वो रहेगा कि उसमें वो सिंबल्स आ जाते हैं ना, एज लाइक वगैरह, यहाँ पे सिंबल नहीं आएंगे, यहाँ पे सीधे हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है? एन एक्सटेंडेड मेटाफर इज अ मेटाफर दैट अनफोल्ड अक्रॉस मल्टीपल लाइंस और इवन पैराग्राफ्स ऑफ अ टेक्स्ट, यानी कई बार ये कई पैराग्राफ तक भी हो सकता है। एक्सटेंडेड मेटाफर कई लाइन में चलेगा। मेकिंग यूज ऑफ मल्टीपल इंटर रिलेटेड मेटाफर्स, और ये बहुत ढेर सारे मल्टीपल मेटाफर्स का यूज होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। जैसे लाइफ इज अ हाईवे है, अब जब इसको और अभी देखिए यहाँ पे जब आप पूरी लाइन है, लाइफ इज अ हाईवे दैट टेक्स अस थ्रू ग्रीन पास्चर्स, वास्ट डेजर्ट्स एंड रॉकी माउंटेन्स,
समटाइम्स योर कार ब्रेक्स डाउन और यू रन आउट ऑफ गैस एंड समटाइम्स यू गेट लॉस्ट। फ्रेंड्स आर रोड मैप्स दैट हेल्प यू गेट वेयर यू आर गोइंग। ये देखिए एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही शुरू हो गया, लाइफ इज अ हाईवे। अब ये यहां से शुरू हो गया, फिर रुक नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या हो गया, दैट टेक्स अस। अब आप में से देखता हूं मुझे कौन बताता है। एक तो आपने देखा कि ये हो गया, लाइफ को हाईवे से तुलना किया गया, पहली चीज। दूसरा क्या है, टेक्स अस ग्रीन पास्चर्स वास्ट डेजर्ट एंड रॉकी माउंटेन्स। क्या यहां पे कोई मेटाफर है? एनीवन? इतना पढ़ाने के बाद कोई बता देगा तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि समटाइम्स योर कार ब्रेक्स डाउन और यू रन आउट ऑफ गैस, क्या यहां कोई मेटाफर है? देखो, ये बोल रहा है कि लाइफ हाईवे है, ये तो पहली चीज समझ लिए। यहाँ पे थ्रू ग्रीन पास्चर्स वास्ट डेजर्ट एंड रॉकी माउंटेन, इसका मतलब क्या है? अगर हम जीवन से तुलना कर रहे हैं तो हमारे जिस तरह आप हाईवे पे जाओगे तो कभी ग्रीन पास्चर्स मिलेगा, वास्ट डेजर्ट मिलेंगे, रॉकी माउंटेन मिलेंगे, तो इसी तरह हमारा जीवन भी तो है। कभी खूब आनंद आएगा, कभी खूब डेजर्ट मिलेगा। डेजर्ट मतलब कभी बहुत दुख आएंगे, समझ में नहीं लाइफ में आएगा कि क्या करें। कभी उससे भी बहुत ज्यादा दुखों का पहाड़ आ जाएगा, रॉकी माउंटेन मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइफ हमारा वैसे ही है। तो ये देखो, एक तरह से ये मेटाफर है। हमारी लाइफ के जो डिफरेंट जो है सिचुएशंस हैं वेरियस, उसको तुलना करने की कोशिश की गई है डिफरेंट लैंडस्केप से। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है समटाइम्स योर कार ब्रेक्स डाउन। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी हमें बहुत मुश्किलें आती हैं। जैसे कार चला रहे हो तो कार ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, या फिर अचानक आपको गैस की कमी पड़ गई कार में, तो यानी क्या हो गया, ये तुलना कर रहा है कि हमारे जीवन में अचानक कभी मुश्किलें आ गई। ठीक है, तो हम क्या होते हैं, सम टाइम यू गेट लॉस्ट। तो ये सब मुश्किलों को बता रहा है। हमारा जीवन हाईवे की तरह है। जिस तरह हाईवे पे कार चलती है तो ब्रेक डाउन हो सकता है, रन आउट ऑफ गैस हो सकता है, इसी तरह हमारे जीवन में कभी ढेर सारी मुश्किलें भी आ सकती हैं। फ्रेंड्स आर द रोड मैप्स। फ्रेंड्स को रोड मैप से तुलना किया गया है। हमारे लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं वो किस तरह है, जैसे हम गाड़ी जब चलाते हैं हाईवे पे तो हमारे पास रोड मैप होता है ना, उसकी सहायता से हम चलते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारे लिए रोड मैप की तरह काम करते हैं। कितना बढ़िया से तुलना किया गया है। क्लियर हो रही है बात सभी को? यस सर। ये एक्सटेंडेड मेटाफर है। ठीक है, तो ये हम काफी बड़े लेवल पे चीजों को सीख रहे हैं। और एक्सटेंडेड मेटाफर जो है बस ये समझिए कि थोड़ा सा रेगुलर मेटाफर की अपेक्षा कठिन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत ढेर सारी इमेजरी होती है, काफी लंबा होता है। ठीक है, एक सेकेंड, बस जल्दी जल्दी अब हो गया है ये, बस इसके कुछ और एग्जाम्पल दिखा दें आप सभी को, बस हो जाएगा। एक्सटेंडेड मेटाफर के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एक बहुत ही फेमस पोयम है, आप सभी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम पढ़ी होगी, रोड नॉट टू बी टेकन, रोड नॉट टेकन। ये जानते हैं आप, एक्सटेंडेड मेटाफर का बहुत बड़ा एग्जांपल है, रोड नॉट टेकन। जैसे ये कह रहा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ but be one traveler. Long I stood and looked down one as far I could to where it bent it undergrowth. अब बताओ इसमें क्या है? इसमें जो है ना, टेनर आपका गायब है। ये जो टू रोड्स है ना, पता नहीं चल रहा है कि ये टू रोड्स किससे तुलना की जा रही है ना। वास्तव में ये जो टू रोड्स है इसको तुलना किया जाना है। ठीक है, तो ये टू रोड्स किससे तुलना किया जा रहा है? तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो होगा जो कन्वेंशनल होगा, यानी जो सब कोई जाता है जिससे, हाँ, और एक होगा अनकन्वेंशनल, यानी हम अपने जीवन में जब कोई कदम उठाते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक वो जिस रास्ते से सब लोग चले हैं, जिस रास्ते से सामने वाला गया, सफलता प्राप्त किया, और एक वो जिससे कोई नहीं चला है, यानी जो आप नहीं जानते हो, नहीं, लेकिन उसको जा सकते हो, लेकिन ये वाला रास्ता कठिन होगा, ये वाला आसान होगा क्योंकि इस पे सब लोग चल चुके हैं। तो ये वही चीज है। तो ये पूरा पोयम ही एक्सटेंडेड मेटाफर है, सोच लो।
तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि आगे कहीं पर भी रोड को क्लियर नहीं किया गया कि रोड क्या है, कभी एक रोड कभी दूसरा रोड, ऐसे करके पूरा पोएम खत्म होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और ये तो कभी भूल ही नहीं सकते, एज यू लाइक इट की लाइन याद है सभी को, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यस सर। ये एक्सटेंडेड मेटाफर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अक्सर आता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। एक तो पहली लाइन में आपने देख लिया कि चलो हो गया, पूरे दुनिया को स्टेज से तुलना किया गया। फिर उसके बाद एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। अब देखो, अब फिर यहाँ तुलना हो गया ना, मेन एंड वुमेन क्या है, प्लेयर हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। बताओ, एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस का मतलब कोई बता सकता है? एनीवन? जो बता देगा दिल उस पर खुश हो जाएगा। देखते हैं कौन बता पा रहा है। ये पूरी दुनिया की स्टेज की तरह है, और हम जितने भी मैन वुमेन हैं प्लेयर की तरह हैं, और हम सभी क्या हैं, हमारे एग्जिट हैं, एंट्रेंसेज हैं। अरे थोड़ा सा दिमाग। यस सर, मतलब आते और जाते रहेंगे। तो आते जाते कैसे, यानी जन्म लिए, एंट्रेंस मतलब इस जन्म दुनिया में हम आए, एंट्रेंस हुआ हमारा, और एग्जिट मतलब हम मर के चले गए, डेथ हो गई, है ना। तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त है एग्जाम्पल, बहुत पूरा ये नीचे तक जा रहा है। यहाँ लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन ऑफ ऑल का मतलब भी डेथ। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल। देखिए, एक्सटेंडेड मेटाफर का शुरू हुआ, फिर लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को सीखना है ना। हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा सिखा सके। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट में भी एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये भी देख लो। इसको पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा रोमांटिक है, शायद मैं इतना रोमांटिक हो गया आपको ना बता पाऊँ। ये रोमियो एंड जूलियट एक्ट 2 सीन 2 में है। यहाँ पे रोमियो जूलियट के बारे में कुछ बातें कह रहा है। ठीक है, और ये एक्सटेंडेड मेटाफर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कह रहा है, बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रू योंडर विंडो ब्रेक्स। यहां से समझो, इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। ये बहुत फेमस लाइन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। ठीक है, एराइज फेयर सन एंड किल द एनवियस मून, हु इज ऑलरेडी सिक एंड पेल एंड ग्रीफ, एंड दाउ हर मेड आर्ट far more fair than she, be not her maid, since she is envious. Her versal livery is full stick and green, and none but fools do wear it, cost it half. अब ये जो है ना, देखो मैं ऊपर बता रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ना, जब पढ़ोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। ये है क्या कि यहाँ पे जो रोमियो है, ये जूलियट की तुलना कर रहा है मून से, और ये कह रहा है कि मून जैसे सुंदर है, ठीक है, वैसे जूलियट भी सुंदर है। और मून को यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जानना कि मून को वर्जिनिटी से तुलना किया गया है। वर्जिनिटी यानी मून जैसे वर्जिन है वैसे जूलियट भी वर्जिन है। तो ये अब कह रहा है कि एक काम करो, अब तुम जो है बहुत हो चुका इसके उसमें रहने की कोशिश की तुम, अब इससे तुम अपना पीछा छुड़ाओ, क्योंकि ये तुमसे जलने लगी है। जो मून है वो तुमसे एनवियस है। एनवियस का मतलब कि वो तुम्हारे प्रति अब ईर्ष्या भाव रखने लगी है, क्योंकि तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। मोर फेयर देन सी, क्योंकि तुम उससे ज्यादा सुंदर हो गई हो मून से। इसलिए अब तुमको क्या करना पड़ेगा, कास्ट इट ऑफ। अब इसमें और भी बहुत सी इमेजरी है जो कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग इसे खुद से पढ़ लेना, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पर्सनली पूछना। ठीक है, क्योंकि ये इमेजरी बहुत ही रोमांटिक है, तो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ इसको। आप लोग पढ़ना इसको, और कोई दिक्कत होगा तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक्सटेंडेड मेटाफर के भी खूब एग्जाम्पल बता दिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को मेटाफर और एक्सटेंडेड मेटाफर और इपिक सिमिली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अब भी कोई दिक्कत होगा तो यू कैन सेंड योर मैसेज टू मी पर्सनली, मैं आप लोग को बताता रहूंगा। ठीक है, तो आगे अब अगली क्लास होगी, उसमें आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और भी चीजें दूसरे फिगर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना सर? कठिन हो गया था क्या ज्यादा? आज मिल जाएगा।